हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर में हम एक नया कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के क्लाइमेट, उसका एरिया, उसकी फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर्स क्या हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि साउथ अमेरिका है कहाँ। तो ये है हमारा ग्लोब, और इस ग्लोब में अगर आप ऊपर देखो तो क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और इसी के अगर आप नीचे की तरफ को जाओ तो यहाँ पर है साउथ अमेरिका, राइट। सो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पतला सा लैंड मास है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और इसके सिवा साउथ अमेरिका के चारों मतलब बाकी सारी तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। तो ये छोटा सा लैंड मास जिसे हम बुलाते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, करेक्ट। अब यहीं पर देख लेते हैं। तो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के तो साउथ अमेरिका है। अगर साउथ अमेरिका के ईस्ट की तरफ को आप जाओगे, मतलब आप अफ्रीका की तरफ को आ जाओगे, तो है अटलांटिक ओशन। अगर आप इसके वेस्ट की तरफ को जाओगे तो आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन। अगर आप इसके साउथ की तरफ को जाओगे तो आपको मिलेगा कौन सा ओशन, सर्दर्न ओशन, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कहाँ पर है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो डिटेल में देखते हैं लोकेशन। तो इट इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स इट इज द 4th लार्जेस्ट, और ये नॉर्थ अमेरिका के साथ एक पतली सी लैंड मास, एक नैरो लैंड स्ट्रेच से कनेक्टेड है, जिसे इस्थमस ऑफ पनामा बुलाते हैं। इसे मैं आपको यहाँ भी दिखाती हूँ। तो ये ऊपर यूएस, कनाडा, मैक्सिको है, और ये एक छोटा सा लैंड मास है जो इन दोनों एरियाज को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। सो दिस इज इस्थमस ऑफ पनामा, और ये इस्थमस ऑफ पनामा साउथ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में आता है। और अब ये जो ग्रीन पोर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, ये सब कुछ आता है साउथ अमेरिका में, करेक्ट। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये चारों तरफ से, मतलब तीनों, ऑलमोस्ट सारी तरफ से पानी से कवर्ड है, सराउंडेड है। सो इट इज सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज एक्सेप्ट फॉर दिस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट इज इस्थमस लिंक। नाउ इट इज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आप यहाँ पर भी देखो तो आपको ये दिखेगा कि ये डार्क सी लाइन है जिसे हम बुलाते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के नीचे ही हमें ये दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिका। तो मोस्टली ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, एंड इसका छोटा सा पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, समझ गए, सिंपल। तो ये हम देख चुके हैं, मोस्टली साउथ में है, और थोड़ा सा पोर्शन है इसका इक्वेटर के ऊपर। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स शेप। तो अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ भी दिखा रही हूँ तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक आइसक्रीम का कोन पकड़ा हो, कुछ ऐसी ही शेप नहीं आ रही इसकी, आइसक्रीम के कोन जैसी। एग्जैक्टली ये एक ट्रायंगुलर शेप है जो ऊपर से ब्रॉड है, मतलब नॉर्थ में ये ब्रॉड है ना। और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ आते हैं ये इट टेपर्स डाउन, और इसका जो सदर्न मोस्ट टिप है दैट इज द केप हॉर्न, ओके, जो कि है चिली में, राइट। तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो ना, दिस इज चिली। तो यहाँ पर हमें मिलेगा केप हॉर्न, ओके। नेक्स्ट, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, एंड इसका जो मेजर पार्ट है वो इक्वेटर के साउथ में है, एंड इट स्ट्रेचेस एज फार एज द सर्दर्न ओशन। तो यहाँ पर है सर्दर्न ओशन, और ये सर्दर्न ओशन तक आता है। सो दिस इज अटलांटिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन, और इसके ये जो पूरा नीचे यहाँ तक, और इसके नीचे आता है एक और कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। तो यहाँ पर है सर्दर्न ओशन, राइट, याद रहेगा।
आगे नाउ टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो याद रखने हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अभी तक हमने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका पढ़ा है और अब हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो आपको दोनों ही कॉन्टिनेंट्स की के लैटिट्यूड्स का पता होना चाहिए। तो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 12 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये वाला जो इसका पोर्शन है जो इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर है, दिस इज 12 डिग्री नॉर्थ, और इसका जो सदर्न मोस्ट टिप है दिस इज 55 डिग्री साउथ। तो देखो नीचे तक ना ये काफी साउथ में चला गया है, राइट। अब इसके आगे अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट की बात करें, सो वेस्ट में ये 35 डिग्री वेस्ट पर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है पूरी तरह, ईस्टर्न में नहीं है, मतलब प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है। तो इसकी लोकेशन है या इसका जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 81 डिग्री वेस्ट। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसको 12, 55 और 35, 81, तो ऐसे ना दो नंबर्स याद रख लेना, राइट। तो ये पूरी तरह वेस्ट में है लेकिन ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ जाता है। अब डिस्टेंसेस की बात करें तो ऊपर से नीचे तक इट इज 7564 किलोमीटर, और अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इट इज 5300 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। नाउ इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, ये तो हमने पढ़ा है। तो इस तरफ है पैसिफिक ओशन, इस तरफ है अटलांटिक ओशन और यहाँ पर है सर्दर्न ओशन, राइट। अब यहाँ पर ना कैरेबियन सी भी है, तो आप मुझे बताओगे कहाँ पर है? तो यहाँ पर है कैरेबियन सी। और अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन ये पूरा एस शेप का है, ऊपर वाले को हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं और जब हम इसके साउथ में आ जाते हैं तो हम इसे साउथ अटलांटिक ओशन बोलते हैं, करेक्ट। आप समझ गए सारा। अब बात करते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं साउथ अमेरिका ने, मतलब ऐसी कौन कौन सी रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीजें हैं साउथ अमेरिका में। सबसे पहले यहाँ इस कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री है ब्राजील, और ब्राजील इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए, इवन जीके के लिए भी पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की। तो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है यहाँ पर एंडीज, जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, अगर हम पानी के वॉल्यूम की बात करें ना तो यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, कौन सी है? Amazon रिवर, राइट। तो Amazon से याद रखना, राइट। Amazon जो हमारी ई कॉमर्स साइट है। नाउ द हाईएस्ट वाटरफॉल इज द एंजल्स फॉल विच इज 979 मीटर, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो देखो इनके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन चेन है, इनके पास वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम, एंड इनके पास वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल भी है। अब माउंटेन पीक की बात करें तो इनकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज Aconcagua, which is 6,960 मीटर इन हाइट। कमिंग ऑन टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट है वॉल्डीज पेनिनसुला विच इज 40 मीटर बिलो द सी लेवल, राइट। तो सी लेवल के भी 40 मीटर नीचे जाकर है। अब बात करते हैं द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब जैसे हमने देखा कि मोस्टली ना ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही है। अब यहाँ पर आते हैं अपने ग्लोब में, तो ये है इक्वेटर की लाइन और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केप्रिकॉर्न की लाइन, सॉरी नॉट कैंसर बट ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न की लाइन, राइट। तो मोस्टली जो इनका मेजर पार्ट है इस पूरे कॉन्टिनेंट का वो इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में है। एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न इट पासेस साउथ ऑफ रियो डी जेनेरो विच इज इन ब्राजील, राइट। अब इक्वेटर से यहाँ पर इक्वेटर पासेस नियर द माउथ ऑफ द अमेज़न रिवर, तो जहां पर अमेज़न रिवर शुरू होती है ना, इक्वेटर भी ऑलमोस्ट वहीं से पास होता है। 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड passes almost through the middle of the continent, तो 60 डिग्री वेस्ट ऑलमोस्ट मिडल से निकल कर जाता है। तो एक चीज याद रखना, अमेज़न लव्स इक्वेटर, इसका मतलब है कि इक्वेटर अमेज़न के माउथ से होकर निकल रहा है, करेक्ट। तो थोड़ा सा मार्क करना चाहिए आपको, क्या लगता है, ताकि हमें याद रहे।
तो चलो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक कंट्री मार्क कर रही हूँ जिसका नाम है पेरू, राइट। तो हमने पढ़ा है कि एंडीज माउंटेन रेंज, राइट। तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। तो ये कहाँ पर है? ये इस जगह पर है, राइट। और ये इन दोनों ही तरफ के क्लाइमेट को, स्पेशली इस साउथ अमेरिका के वेस्ट क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है। आपको डेजर्ट कंडीशंस देखने को मिलेंगी यहाँ पर, लेकिन ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये है एंडीज माउंटेन रेंज, और जो कि पेरू से होकर निकल रही है। तो पेरू से ही अमेज़न रिवर ओरिजिनेट होती है। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल डिविजन्स। तो अब साउथ अमेरिका में ना बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि सबसे बड़ी कंट्री है ये ब्राजील। ब्राजील के बाद अगर आप इधर आ जाओ नीचे, तो यहाँ पर है अर्जेंटीना, राइट। तो ये अगेन एक काफी बड़ी कंट्री है अर्जेंटीना, करेक्ट। और ये दोनों ही कंट्रीज मिलकर ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ये साउथ अमेरिका का कवर करती हैं। तो सबसे बड़ी दो कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील और अर्जेंटीना मिलकर साउथ अमेरिका का ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा एरिया कवर करती हैं। नाउ दे लाई नेक्स्ट टू द अटलांटिक ओशन। तो देखो, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये है साउथ अटलांटिक ओशन। तो दोनों ही अटलांटिक ओशन के पास हैं। Now the Tropic of Capricorn cuts through the center of the continent. अब ये देखो, ये है Tropic of Capricorn की लाइन। अब इसमें ब्राजील ऊपर रह जाता है, मेजर पोर्शन ऑफ ब्राजील, और वही ये अर्जेंटीना से होकर, अर्जेंटीना के नॉर्थ से होकर गुजर रही है। तो बाकी अर्जेंटीना नीचे रह जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं ब्राजील और अर्जेंटीना की। तो ये मोस्टली नॉर्थ में है, ब्राजील नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, और अर्जेंटीना इज मोस्टली इन द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड द अदर लार्ज कंट्रीज दे आर पेरू, कोलंबिया एंड बोलीविया। अब देखो, पेरू कहाँ है? ये अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से एक बहुत ही मेजर रिवर सिस्टम निकलता है। कौन सा है वो? अमेज़न रिवर, राइट। उसके बाद है कोलंबिया, और उसके बाद एक और कंट्री है दैट इज बोलीविया, राइट। तो मेजर देखो, जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको रफली क्या आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि अगर आपको पॉलिटिकल मैप दे दो, तो जो सबसे बड़ी कंट्री दिखाई देगी, जो सबसे बड़ी अगर आपको कंट्री दिखाई देगी वो कौन सी होगी? ब्राजील होगी। उसके थोड़ा सा साउथ में जब जाओगे तो उससे एक थोड़ी छोटी कंट्री दिखाई देगी, द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री दैट इज अर्जेंटीना। फिर आप इस तरफ आओगे तो पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, राइट। और कोलंबिया और पेरू के बीच में ना यहाँ पर एक कंट्री है छोटी सी, एक्वाडोर। और एक्वाडोर की खासियत पता है क्या है? यहाँ से इक्वेटर की लाइन निकलती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह है, मतलब ये इक्वेटर वाली जगह है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो कि जिसका एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री से भी कम ही रहता है। क्यों रहता है? अगले चैप्टर में बताऊंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द आइलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में भी ना काफी सारे आइलैंड्स हैं, और वो कहाँ पर हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हैं गैलापागोस आइलैंड, जो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, और ये एक्वाडोर को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली ये एक्वाडोर है, और इसके आसपास यहाँ पर पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड्स हैं। नीचे आते हैं जॉन फर्नांडिस आइलैंड्स, विच आर वेस्ट ऑफ चिली एंड इन द साउथ ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो ये चिली वाला एरिया है, और यहाँ पर पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं। देन फॉल्क्स आइलैंड्स, सो फॉल्कलैंड आइलैंड्स, सो दीज आर बेसिकली द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, सेल्फ गवर्निंग है ये। तो ये ना इस तरफ को है अटलांटिक ओशन में। अब बात करते हैं साउथ सैंडविच आइलैंड्स। तो ये भी ब्रिटिश टेरिटरी है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं देखी गई है, और ये अगेन यहाँ पर ही साउथ टुवर्ड्स द ईस्ट है इन अटलांटिक ओशन, करेक्ट। तो याद रहेगा। आगे बात करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। तो सबसे पहले है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की है ब्रूनोस एरीज, देन बोलीविया, ला पाज, ब्राजील, ब्रासिलिया, चिली, सेंटियागो, कोलंबिया, बोगोटा, एक्वाडोर, क्वेटो,
राइट। तो क्वेटो के बारे में बड़ी स्पेशल चीज है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन गियाना इज जॉर्ज टाउन, पराग एसेंसियोन, पेरू, लिमा, सुरनाम, पारामारिबो, उरुग्वे, मोंटेविडेओ, वेनेजुला, करासा, राइट। सो दीज आर कैपिटल्स, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, तो नाम याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ साउथ अमेरिका। तो हिस्टोरिकली अगर साउथ अमेरिका की बात करें, इट हैज मेनी हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सिटीज एंड द कैपिटल्स ऑफन डबल एज द कल्चरल एंड इकोनॉमिक हब्स, राइट। क्या है, पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी जिसका नाम है, सबसे पहली सिटी है ब्रूनोस एरीज, जो अर्जेंटीना की सिटी है। इट इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना कहाँ है, मार्क करें, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये है अर्जेंटीना। इट इज लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ रिवर ला पलाटा, राइट। तो ये वाला पॉइंट याद रखने का है। और ये सबसे बिजी हार्बर माना जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पम्पास। सो पम्पास बेसिकली साउथ अमेरिका में ना ऐसे फ्लैट वाइड ग्रास लैंड्स हैं जहाँ पर ये सिचुएटेड है, राइट। सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पम्पास। देन इट इज लिंक्ड बाय द ट्रांस इंडियन रेलवे to Valparaiso and Santiago through Aspalata Pass. So basically हमें पता है कि ऊपर से नीचे तक एक माउंटेन रेंज की पूरी चेन है जो कि है एंडीज माउंटेन। तो यहाँ अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के दूसरी तरफ चिली है। तो ये एक ऐसा बेसिकली ये एक ट्रांस इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ रास्ता है, मतलब इन्हीं एंडीज के बीच बीच से ये चिली से जुड़ा हुआ है विद थ्रू द रेलवे नेटवर्क। कमिंग ऑन टू रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में है एंड इट इज ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राजील। तो ये है ब्राजील, राइट। ये जो बड़ा सा ग्रीन सा है इसके कोस्ट पर है। और दूसरा, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर साओ पलाओ, then overlooked by Sugarloaf Mountains, and it is famous for one of the world's most beautiful natural harbor। तो ये बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल नेचुरल हार्बर्स यहाँ पर मिलते हैं। कमिंग ऑन टू ब्रासीलिया, जो ब्राजील में है। इट इज द कैपिटल ऑफ द ब्राजील एंड इट इज लोकेटेड इन द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर रियो डी जेनेरो है, यहाँ से भी यहाँ पर इस जगह पर ये जो ब्राजीलिया है ये ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट नहीं बट ये बीच में है। और सा पाओलो यहाँ पर है, करेक्ट। तो ये पूरी ही एक तरह की एक प्लान्ड सिटी है विच इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड प्रोग्रेसिवनेस एंड द मेजर सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। कमिंग ऑन टू काराकास। सो काराकास वेनेजुला में है। वेनेजुला कहाँ पर है, यहाँ पर, ये है वेनेजुला और ये वहाँ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर है। वेल्थ इज ड्यू टू द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर लोगों की मतलब वेल्थ बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं और लोग बहुत ही प्रॉस्पेरस है। कमिंग ऑन टू क्वेटो विच इज एक्वाडोर। तो ये है एक्वाडोर, ये छोटी सी येलो कंट्री आपको दिखाई दे रही है, दिस इज एक्वाडोर। ये क्वेटो इज द कैपिटल ऑफ एक्वाडोर। इक्वेटर पर है, इक्वेटर की लाइन इसी कंट्री से होकर निकलती है। एंड डिस्पाइट इक्वेटोरियल लोकेशंस, यहाँ पर प्लेजेंट क्लाइमेट है एंड हाई ऑल्टीट्यूड इन द एंडीज। तो क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ का जो वैसे तो इक्वेटर से होके लाइन गुजर रही है, तो जहाँ से भी जो भी इक्वेटर वाले रीजन्स होते हैं वहाँ पर सन रेज डायरेक्ट गिरती हैं और सनरेज के डायरेक्ट गिरने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये वो रीजन है जो एंडीज माउंटेन के ऊपर है, बेसिकली क्वेटो एंडीज माउंटेन के ऊपर है। तो यहीं से एंडीज माउंटेन आती है ना, तो बेसिकली ये काफ़ी ऊंची हाइट पर है और ऊंची हाइट पर होने के कारण ऑल्दो इक्वेटर की लाइन यहाँ से पास हो रही है, लेकिन हाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट रहता है।
कमिंग ऑन टू ला पाज विच इज इन बोलीविया। तो बोलीविया कहाँ है, आप मार्क करोगे तो यहाँ पर है बोलीविया। So it is among the highest cities in the world and it is located near Lake Titicaca, which is the second largest freshwater lake. Next is the South America, the physical divisions of South America. तो South America को ना हमने मेन 4 physical divisions में divide किया है, West Coastal Plains, Andes Mountains, Central Plains and Eastern Highlands. तो ये देखो, ये जो आपको ब्राउन दिख रहा है ना, this is all Andes Mountain, राइट। वेस्ट में जाओगे तो आपको कोस्टल प्लेन्स दिखेंगे, सेंटर में आओगे तो यहाँ पर सेंटर वाले पोर्शन में आपको प्लेन्स दिखेंगे, देन ईस्ट में आपको हाईलैंड्स मिलेंगे। तो इन सब की बात करते हैं। शुरू करते हैं हम वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के साथ। वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन के ईस्ट को छोड़ो और सिर्फ वेस्ट के ऊपर फोकस करो। तो बेसिकली एंडीज माउंटेन के अगर आप वेस्ट में आओगे ना तो यहाँ पर आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे और ये ना एक बहुत ही नैरो सी प्लेन से स्ट्रिप है जो एंडीज माउंटेन और पैसिफिक ओशन के बीच में है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंडीज माउंटेन है, राइट। इसके वेस्ट में मतलब इस वाले पोर्शन में आपको ये नैरो सी स्ट्रिप देखने को मिलेगी वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की। एक तरफ एंडीज माउंटेन है और दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशन। तो ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक चलती है, इट रन्स अलोंग द एंटायर वेस्ट कोस्ट, वेस्ट वाले पूरे कोस्ट पर है। सबसे वाइड ये पेरू में देखने को मिलती है जो 80 किलोमीटर की है और उसके सिवा हर जगह कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं 15, मतलब ऑन एन एवरेज 10 to 15 किलोमीटर के बीच में ही ये पूरी की पूरी स्ट्रिप है। यहाँ पर एटाकामा डेजर्ट है। एटाकामा डेजर्ट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ और ये है चिली में। तो ये देखो पेरू कहाँ पर है, मैं इसको किसी और कलर से मार्क करती हूँ। सो लेट मी मार्क दिस विद ग्रीन। तो ये है पेरू, राइट। पेरू के नीचे ये जो आप येलो देख रहे हो ना, दिस इज चिली। चिली में जो नॉर्थ चिली है, दिस इज डेजर्ट, ये है एटाकामा डेजर्ट। तो अभी आप जब नेक्स्ट चैप्टर में क्लाइमेट पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा कि सिर्फ यहीं पर क्यों डेजर्ट है, चिली में पूरा का पूरा नीचे तक डेजर्ट क्यों नहीं है, या ये ऊपर तक पूरा डेजर्ट क्यों नहीं है। तो वो डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के लिए। Now we will be talking about the Andes Mountain। तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है जो पूरे पैसिफिक ओशन के ना अलोंग चलती है और यहाँ पर बड़ी सारी पैरेलल रेंजेस है विद प्लेटूज इन बिटवीन, और बीच बीच में क्या है, बीच बीच में है प्लेटूज। स्पेनिश नेम है इसका इंडियन कॉर्डिलेराज। देन हाईएस्ट पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ विच इज 6,960 मीटर इन हाइट। ओके, आगे बात करते हैं नाउ द फीचर्स ऑफ एंडीज। तो एंडीज जो है वो स्नो कवर्ड रहती है, डिस्पाइट इक्वेटोरियल लोकेशंस है लेकिन फिर भी स्नो कवर्ड है क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो आप बोलोगे हाइट होने से क्या हो जाएगा, तो आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाते हैं एवरी 1 किलोमीटर पर देयर इज टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर थिन होती जाएगी। जब एयर थिन हो जाएगी तो सन रेज तो आएंगी लेकिन वहां पर मॉलिक्यूल्स कम होंगे जो इन सन रेज को कैप्चर करके रख सकें। इसीलिए जो प्लेन्स होते हैं, जो सी लेवल के पास एरियाज होते हैं, वहां पर ज्यादा गर्मी होती है और माउंटेन्स में काफी ज्यादा गर्मी देखी जाती है क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है और ऊपर जाते जाते एयर थिन हो गई है तो मॉलिक्यूल्स नहीं है जो इस हीट को ट्रैप करके रख सकें। करेक्ट। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस एंडीज माउंटेन रेंज क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। नाउ उस पलाटा पास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज थ्रू द एंडीज माउंटेन। तो इस पास का नाम आपको याद रखना है। देन लेक टिटिकाका इन एंडीज इज द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब बात करते हैं द वॉल्केनो इन एंडीज।
अब वॉल्केनोज की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट हर तरह के वॉल्केनोज हमें देखने को मिले हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे ही वॉल्केनोज एक्वाडोर पर हैं। तो बेसिकली इस कंट्री के आसपास सिचुएटेड है, इस कंट्री में सिचुएटेड है। सबसे पहले माउंट किम्बेराजो में एट अराउंड 6,310 मीटर पर, देन माउंट कोटोपैक्सी इन 5,896 मीटर पर, एंड माउंट कयाम्बी विच इज एट 5,790 मीटर। अब एंडीज की मिनरल वेल्थ की बात करें तो ये एंडीज जो है ना वो मिनरल्स का स्टोर हाउस है। यहाँ पर आपको कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड, प्लेटिनम हर तरह के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। एंड द नेम ओरिजिन इज फ्रॉम द वर्ड क्वेंचियन विच मीन्स एंटी, राइट, वर्ड एंटी जिसका मतलब होता है कॉपर। तो अगर हम इसका वाइडेस्ट पार्ट देखें वो सेंट्रल सेक्शन में है विच इज अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर अक्रॉस, एंड Altiplano Plateau which is in Peru and Bolivia। तो पेरू और बोलिविया में lies between these ranges, ठीक है। तो इसका एक यहाँ पर बीच में एक प्लेटू आता है which is Altiplano Plateau जो पेरू और बोलिविया के बीच में है। आगे बात करते हैं नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडीज। तो एंडीज के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स निकलती हैं, शॉर्ट और स्विफ्ट रिवर्स निकलती हैं जो वेस्टर्न स्लोप में है। वेस्टर्न साइड है बेसिकली जो इस वाली तरफ से शॉर्ट और स्विफ्ट रिवर्स निकलती हैं, फास्ट रिवर्स निकलती है जो पैसिफिक ओशन में जाती हैं और वहां जाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो अगर हम एंडीज माउंटेन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका के लिए। आगे बात करते हैं सेंट्रल प्लेन्स की। तो सेंट्रल प्लेन्स में सबसे पहले इट लाइज बिटवीन एंडीज वेस्ट एंड द ईस्टर्न हाईलैंड्स। दीज सेंट्रल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय सम ऑफ द मेजर रिवर्स जिसमें है अमेज़न, ओरिनोको, पराना, पराग एंड उरुग्वे। और यहाँ पर एक बहुत ही मेजर रिवर सिस्टम देखा गया है जिसका नाम आपको याद रखना है और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी रिवर्स मिलकर ये रिवर सिस्टम बनाती हैं। सो दिस इज, आई एम पुटिंग 2 stars over here, this is very important. It is made by Paranas, Parag and Uruguay. So this La Plata river system is made by these 3 rivers which is PUP, right? So I'll write over here PUP. ओके, तो याद रहेगा, ये इससे आपको याद रह जाएगा। अब हम प्लेन रीजन्स की बात करते हैं। तो ओरिनोको प्लेन्स हैं नॉर्थ में हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज Llanos which is plains in Spanish, then Amazon lowland which is south of Llanos, they are also called as selvas which is the dense equatorial forest। इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देखेंगे। then Pampas जिनसे मैंने आपको बताया था वाइड फर्टाइल ग्रासलैंड्स हैं ये। These are the temperate grassy plains in Argentina, then Gran Cacao, these are the lowland areas of Parag Parana system and these are basically swampy in the rainy season. Now coming on to the life in Andes। अब देखो एंडीज माउंटेन रेंज है तो ये काफ़ी हाइट पर होगा और यहाँ पर चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी जितनी प्लेन्स में होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े टाउन्स हैं, स्पेशली द माइनिंग टाउन्स। टेम्परेचर कम होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे, शाम को मतलब वैसे प्लेजेंट रहता है, रात को थोड़ी ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, क्योंकि एरिया ऐसा है जहाँ पर पहाड़ हैं तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का भी एक बैरियर है, डिफ़िकल्ट है ट्रैवल करना। तो यहाँ पर कुछ ड्रॉट एनिमल्स लाइक डंकीज, म्यूल्स और इल्मास का यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे सिस्टम डेवलप हुआ है पेरू में। नेक्स्ट, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो एरोप्लेन्स भी यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। सो एरोप्लेन्स इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉसिंग द एंडीज। सो एरोप्लेन एंडीज को क्रॉस करने के लिए एरोप्लेन्स का ज़्यादा यूज़ है।
नाउ कमिंग ऑन टू सम एंडीज टाउन्स, तो जैसे कि बोगोटा कोलंबिया की कैपिटल, देन क्विटो विच इज एक्वाडोर की कैपिटल, देन कमिंग ऑन टू ला पाज विच इज बोलिविया की कैपिटल, देन कस्को ओल्ड इनाका कैपिटल ऑफ पेरू, देन ओरोयो पेरू में और पोटोसी बोलिविया में, दीज आर द माइनिंग टाउन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो इस एंडीज माउंटेन के अलोंग डेवलप हुए हैं। कमिंग ऑन टू द ईस्टर्न हाईलैंड्स, तो ईस्ट में अब हाईलैंड्स की बात करेंगे। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स ये गियाना हाईलैंड्स नॉर्थ में से लेकर ब्राजीलियन हाईलैंड्स साउथ तक है। तो बेसिकली गियाना हाईलैंड्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर है आकर ब्राजीलियन हाईलैंड्स, और इनके बीच से निकलती है अमेज़न रिवर। तो बेसिकली अमेज़न रिवर ऊपर की तरफ गियाना हाईलैंड्स और नीचे की तरफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। इट एक्सटेंड्स अलोंग द अटलांटिक ओशन का कोस्ट, तो अटलांटिक ओशन के कोस्ट के अलोंग ये ईस्ट की तरफ को है इफ अगर हम साउथ अमेरिका को देखें तो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे राइज स्टीपली फ्रॉम द अटलांटिक कोस्ट, मतलब ईस्ट में ये काफी स्टीपली राइज होते हैं और दे स्लोप जेंटली टुवर्ड्स द सेंट्रल प्लेन्स। तो अब सबसे मतलब ईस्ट में ये जेंटली ऊपर हाइट ले रहे हैं और फिर ये धीरे 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 जेंटली ये नीचे की तरफ को आ रहे हैं, हाइट या जेंटली स्लोप कर रहे हैं इन द सेंट्रल प्लेन्स विच इज टुवर्ड्स द वेस्ट। नाउ अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो एज कंपेयर टू द एंडीज माउंटेन इनकी हाइट काफी कम है एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ ओल्ड हार्ड रॉक्स। अब जैसे एंडीज कैसी हैं? एंडीज हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, वहीं पर ये ओल्ड हार्ड रॉक से बनी हुई है, करेक्ट। यहाँ पर पेटागोनिया डेजर्ट भी देखने को मिलता है विच इज लोकेटेड बिटवीन 40 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री साउथ इन अर्जेंटीना एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट। अब आप बोलोगे ऐसे कोल्ड कैसे हो गया डेजर्ट, तो मैं अभी बताती हूँ, मैं जा रही हूँ जरा मैप में। अब अगर आप यहाँ पर देखो ना, सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ओके लेट मी मेक इट रेड अगेन, यस। तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ये डेजर्ट है और डेजर्ट भी कोई गर्म वाला डेजर्ट नहीं है, ये कोल्ड वाला डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना वो जो बारिश है ना वो नहीं पहुंच पाती है, और दूसरा अगर हम इसकी लैटिट्यूड की लोकेशन देखें तो ये 50 से 60 डिग्री साउथ में है, तो मतलब ये काफी नीचे आकर है। तो इस वजह से 40 टू 50 डिग्री साउथ है और इस वजह से बारिश नहीं हो रही है तो डेजर्ट है, और इसकी लैटिट्यूड की वजह से ये डेजर्ट जो है वो कोल्ड है, नॉट अ हॉट डेजर्ट, करेक्ट। सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द फिजिकल डिविजन। सबसे पहले वेस्ट कोस्ट प्लेन्स की बात करें तो ये एक नैरो सी स्ट्रिप है और यहाँ का एक मेजर फीचर है विच इज द एटाकामा डेजर्ट, राइट। देन एंडीज माउंटेन, बस वेस्ट कोस्ट के साथ में, मतलब ये जो वेस्ट कोस्ट प्लेन्स है इसके साथ में अब क्या है हमारे पास, एक बड़ी सी माउंटेन दैट इज द एंडीज माउंटेन। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है और इट इज रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर काफी सारे इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज भी देखे जाते हैं, यहाँ की वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक देखी जाती है, राइट। और इसमें माउंट एकोंकागुआ इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पर। अब सेंट्रल प्लेन्स की बात करें तो सेंट्रल प्लेन्स में है लेनो, सेल्वास, पंपास, ग्रैंड काकोस एंड अमेज़न बेसिन। तो इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करें तो ईस्टर्न हाईलैंड्स में है गियाना हाईलैंड्स और ब्राजीलियन हाईलैंड्स। इन दोनों के बीच में से जा रही है अमेज़न रिवर जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। साथ ही साथ नीचे की तरफ आप आ जाओ तो यहाँ पर आपको एक कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है इन अर्जेंटीना विच इज पेटागोनिया डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द मेजर रिवर्स एंड लेक्स। तो सबसे मेजर रिवर में सबसे पहले है ओरिनेको रिवर विच इज 2400 किलोमीटर। इट फ्लोज फ्रॉम गियाना हाईलैंड्स दैट इज इन अटलांटिक वेनेजुला एंड यहाँ पर एंजल फॉल है विच इज 979 मीटर हाइट से वो गिरते हैं। वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल हैं इज द ट्रिब्यूटरी फीचर, राइट।
Now coming on to the Magdalena River, which is in Colombia, it runs parallel to the Andes and it flows northward into the Caribbean Sea. तो ये नॉर्थ की तरफ को कैरेबियन सी की तरफ को फ्लो करती है. Now coming on to the Amazon River, very important. इसकी लेंथ है 6,400 किलोमीटर, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड दिस ओरिजिनेट्स इन द एंडीज माउंटेन, बेसिकली पेरू में, और ये फिर अटलांटिक ओशन की तरफ को जाती है. ठीक है, तो बेसिकली ये यहां से शुरू होकर अब इस तरफ को फ्लो करती है, ईस्ट की तरफ को. Now this is fed by thousands of tributaries and it is a heavy equatorial and also a heavy equatorial rainfall. तो ये रेनफॉल वगैरह पैटर्न सब आप पढ़ोगे, उस तरफ से ना खूब सारे करंट्स आते हैं, खूब सारी विंड्स आती हैं जो ईस्ट में बहुत सारी बारिश करती हैं, और उसी बारिश से और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से इस रिवर में बहुत ज़्यादा पानी देखा गया है. इसमें जो पानी का वॉल्यूम है ना, वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है. Then it carries the largest volume of water in the world and navigable by ocean going liners to the Manaus. तो मतलब ये है कि अमेज़न रिवर इतनी लंबी और गहरी रिवर है कि जो जहाज ओशन से, सी से आ रहे होते हैं, वो डायरेक्टली इसमें एंटर कर सकते हैं टिल दिस सिटी मनाउस विच इज इन ब्राजील. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ कमिंग ऑन टू द ला पलाटा रिवर सिस्टम. तो जैसे मैंने बात किया था कि पप रिवर्स हैं जो इस रिवर सिस्टम को फीड करती हैं. कौन कौन सी? पराग, पराना एंड उरुग्वे. दे फ्लो साउथवर्ड, अब ये साउथ की तरफ को फ्लो करती हैं इनटू द साउथ अटलांटिक ओशन एंड दीज फॉर्म द वाइड एस्चुरीज इन अर्जेंटीना एंड दीज आर द एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर्स. अब बात करते हैं लेक टिटिकाका की, विच इज इन बोलीविया, राइट, विच इज इन बोलीविया. ये हाई प्लेटू लेक है एंड दिस ड्रेन्स इनटू द लेक पोपू विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक एंड इसका जो इनलैंड, इसका बेसिकली inland drainage basin है. Now Lake Maracaibo, which is in Venezuela, it is important for the mineral oil deposits. ये mineral oil deposit के लिए बहुत ही important है. Now coming on to a case study about the life in the Amazon basin. तो Amazon basin, सबसे पहले ये word का मतलब क्या है? मतलब अमेज़न रिवर और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और वो जो पूरा एरिया ये कवर कर रही है उसे हम अमेज़न बेसिन बुलाते हैं. ये एक बड़ा सा एरिया है. इट इज ड्रेन्ड बाय अमेज़न रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज और ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से कवर्ड है विच इज हॉट, वेट, ह्यूमिड और रेन्स ऑलमोस्ट रोज ही वहां पर बारिश होती है. ये लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड का और यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है जिसमें 3,000 से भी ज्यादा स्पीशीज देखी गई हैं. इट इज रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. अब फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो प्लांट जैसे ऑर्किड, ब्रोमेलियाड्स, बर्ड्स, टूकन, बर्ड ऑफ पैराडाइज, हमिंग बर्ड, एनिमल्स में मंकी, स्लॉथ, टेपियर्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, स्नेक में एनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, फिश में पिराना एंड इलेक्ट्रिक ईल्स की 3,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं. अब अगर हम यहाँ पे रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं इस बेसिन पर. ट्रेडिशनली वो 100 गैदरर्स हैं. पहले वो हुआ करते थे नोमैड जो एक जगह नहीं रुकते थे, लेकिन अब यहाँ पर सेटल्ड लाइफ देखी गई है. लोगों ने विलेजेस बना लिए हैं और अब वहीं पर रहते हैं. अपनी हर ज़रूरत के लिए, फूड, मेडिसिन, शेल्टर के लिए वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं. ये क्रॉप्स बनाना, टैपियोका, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, मेज, कॉफ़ी एंड कोकोआ, ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं. अब कैसे रहते हैं? सिंपल लाइफ जीते हैं. टूरिज्म पे अपनी चीज़ों को बेचकर अपना सिंपल लाइफ जीते हैं. यहाँ पर रोड्स उतने अच्छे डेवलप नहीं हैं तो ये बोट्स का यूज़ करते हैं. पहले ये ब्लो पाइप्स, पॉइजन टिप्ड एरोज का यूज़ करते थे, लेकिन अब ये काफ़ी पीसफुली रहते हैं. 180 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं और अब यहाँ पर अर्निंग के लिए इन्होंने फार्मिंग, टूरिज्म और चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया है. सस्टेनेबल लिविंग की बात करें तो ये हंटिंग, फार्मिंग एंड यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेस केयरफुली. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अब इन लोगों के ऊपर, इन लोगों की जो जगह है ना उसके ऊपर एक चैलेंज आ गया है. अब यहाँ पर इलीगल लॉगिंग, पेड़ कट रहे हैं, ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, रैंचिंग हो रही है और फार्मिंग हो रही है. तो आउटसाइडर्स जो हैं उनकी वजह से यहाँ पर ये आदिवासी लोग अपनी लैंड और ट्रेडिशंस को खो रहे हैं.
रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लॉस ऑफ कल्चर है एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी है। अमेज़न को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। नाउ द इंडिजिनस एफर्ट्स नाउ फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एंड द हेरिटेज। So this was all from our today's session. I hope आपको समझ आ गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा होगा ये क्यों, ये कैसा, ये कहाँ पर। डोंट वरी, जो अगला चैप्टर है इसी का कंटिन्यूएशन, उसमें आपको सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस चैप्टर में इतना ध्यान रखना कि साउथ अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको मैप में बस एक बार मार्क कर लेना। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे और जब हम हर एक जगह की डिटेल पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी इसको आधा ही चैप्टर मानो क्योंकि अभी इसका आधा पार्ट बचा है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नर हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।